everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 16th lecture of pollution. And in this lecture, we are going to talk about the radioactive pollution. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lectures, we have already discussed about the air pollution, water pollution and the noise pollution. सो गाइस, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, अभी बात करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दैट व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। सो गाइस, होता क्या है, इट इज़ बेसिकली अ फिनोमिनन जिसमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो बेसिकली स्पॉन्टेनियसली ब्रेक डाउन होते रहते हैं, जिसकी वजह से अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस रिलीज होती हैं। तो गाइस, आपको कितनी तरह की रेडिएशंस के बारे में पता है? हमने देखा था सोलर रेडिएशंस और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के बारे में। जो रेडिएशंस दिन में सन से अर्थ के सरफेस पर आती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशंस। लेकिन रात को जो भी रेडिएशंस हमारे अर्थ का सरफेस एमिट करता है उन्हें क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। एंड गाइस, जो रेडिएशंस होती हैं ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती हैं? एनर्जी को। अगर सन से अर्थ के सरफेस पर सोलर रेडिएशंस आती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? एनर्जी आती है। अगर रात में जो अर्थ का सरफेस है ये रेडिएशंस एमिट करता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बाहर जाती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी हमारे अर्थ के सरफेस से रिलीज हो रही है। तो गाइस, जो रेडिएशंस होती हैं ये बेसिकली किसे सिंबलाइज करती हैं? एनर्जी को। अभी गाइस, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि खुद ब खुद ब्रेक डाउन होते रहते हैं और इस प्रोसेस में क्या होता है कि अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस रिलीज होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। सो गाइस, रेडियो एक्टिविटी के बारे में अभी आपको पता चल गया। उसके बाद गाइस, दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है फ्यूजन और दूसरा होता है फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बननी जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन फिजन का मतलब क्या होता है? जब एक सब्सटेंस टूटता है उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है। तो रेडियो एक्टिविटी किस चीज़ का गाइस एग्जाम्पल है? फिजन का। क्योंकि मैंने इसमें आपको क्या बताया है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो बेसिकली खुद ब खुद टूटता जाता है, जिसकी वजह से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस रिलीज हो जाती हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। सो गाइस, अभी बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है। तो गाइस, हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में दो तरह की रेडिएशंस तो हर टाइम होती हैं, सोलर रेडिएशंस और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। लेकिन गाइस, अगर हमारे आसपास रेडिएशंस की जो अमाउंट है, नंबर है, वो इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो गया। मतलब सोलर रेडिएशंस और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस थी ये तो नेचुरली हमारे अर्थ पर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अगर अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो मतलब क्या हुआ? रेडियो एक्टिविटी में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे वो बेसिकली खुद ब खुद टूटते जा रहे थे, जिसकी वजह से रेडिएशंस रिलीज हो रही थी। कौन कौन सी रेडिएशंस रिलीज हो रही थी? अल्फा, बीटा एंड द गामा। और हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं? सोलर एंड द टेरेस्ट्रियल। लेकिन अगर रेडिएशंस की जो अमाउंट है, नंबर है, वो हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में अभी एनर्जी ज़्यादा हो चुकी है और इसकी वजह से गाइस टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी की वजह से टेम्परेचर तो इंक्रीज होता ही है। तो गाइस, होता क्या है कि जैसे यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, कार्बन 14 होता है, ये खुद ब खुद टूटते रहते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो जाती है। और जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज होती है, बेसिकली रेडिएशंस की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो चुका है। तो गाइस, जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है ये बेसिकली नेचुरली भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। मैन मेड में क्या कुछ आता है? जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। लेकिन जो नेचुरल होता है उसमें क्या आता है? जैसे कि जो कॉस्मिक रेडिएशंस यूनिवर्स से हमारी अर्थ पर आती हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस की अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो जाता है। तो गाइस, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से होता ये है कि जो रेडिएशंस होती हैं इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, स्पेशली जो अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशंस होती हैं। तो ये क्या करती हैं? ये हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाती हैं
और उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस होती हैं, इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि कितनी तरह की रेडिएशंस होती हैं। तो गाइस नॉन आयोनाइजिंग भी हो सकती हैं और आयोनाइजिंग भी हो सकती हैं। तो गाइस नॉन आयोनाइजिंग में वो रेडिएशंस आती हैं जो कि आपको इफ़ेक्ट तब करेंगी जब आप उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में क्या होता है कि वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में पेनिट्रेट हो जाती हैं। मतलब क्या हुआ, जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होंगी ये कम एनर्जेटिक होंगी एज कम्पेयर टू द आयोनाइजिंग रेडिएशंस। एंड मैंने आपको बताया था कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। मतलब जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, अगर इनकी एनर्जी कम है तो मतलब क्या हुआ, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में पेनिट्रेट हो जाती है। तो गाइस इनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होती है। तो हमने क्या देखा, दो तरह की रेडिएशंस हैं, नॉन आयोनाइजिंग एंड द आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू द आयोनाइजिंग रेडिएशंस। जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमें तब इफेक्ट करती हैं जब ये हमारी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये तो डायरेक्टली हमारी बॉडी में पेनिट्रेट ही हो जाती हैं। मतलब हमें इन्हें एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो गाइस अभी आपको आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में पता चल चुका होगा। तो गाइस अभी देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो रेडिएशंस है वो कौन कौन सी होती हैं जो कि रिलीज होती हैं। तो उनमें आती हैं अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस एंड द गामा रेडिएशंस। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो अल्फा रेडिएशंस होती हैं इनकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू द बीटा, बीटा की कम होती है एज कम्पेयर टू द गामा। मतलब क्या हुआ, एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा रेडिएशंस की, और सबसे कम किसकी होती है, अल्फा रेडिएशंस की। तो गाइस अल्फा रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो गामा रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होने वाली है और अल्फा रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो गाइस जो अल्फा रेडिएशंस होती हैं इनकी जो एनर्जी है ये बहुत ही कम होती है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि ये आसानी से हमारी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्योंकि गाइस जो अल्फा रेडिएशंस हैं इन्हें हम लोग एक पेपर से भी रोक सकते हैं। ऑब्वियस है, हमने तो कपड़े पहने हुए होते हैं तो ये हमारी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनका बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात करें बीटा रेडिएशंस की, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम हो जाती है। तो गाइस ये जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, ये तो आपको हमेशा याद रखनी है, दैट एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। एंड गाइस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है सोलर रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की। तो गाइस जो बीटा रेडिएशंस होती हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा और वेवलेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू द गामा रेडिएशंस। और गाइस ये हमारी बॉडी में आसानी से पेनिट्रेट हो सकती हैं, लेकिन अगर हमें इसे रोकना है तो हम लोग बेसिकली ग्लास की या फिर स्टील की वॉल बना सकते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर ना जाए। गाइस आपको पता होगा जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस किए जाते हैं वो बेसिकली स्टील के बर्तन के अंदर या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेटल्स के कंटेनर्स बनाए जाते हैं, उनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस किए जाते हैं, सो दैट जो रेडिएशंस है वो बेसिकली बाहर ना जाए और जो भी वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो। तो गाइस होगा क्या, अगर हमने कोई भी शील्ड लगा दी है ग्लास या फिर स्टील या फिर किसी भी तरह का मेटल, तो जो ये बीटा रेडिएशंस है ये बाहर नहीं आ पाएंगी। लेकिन अगर ये बाहर आ जाएंगी तो ये आसानी से हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में जाकर जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन्हें ब्रेक डाउन कर देंगी। उसके बाद बात करते हैं गामा रेडिएशंस की। तो गामा रेडिएशंस की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब ये तो आसानी से हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं। ये हमारी स्किन से अंदर चली जाएंगी और हमारी बॉडी में जाकर सेल्स और जो टिश्यूज़ हैं, मेम्ब्रेन है, उसे बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देगी। और गाइस इससे क्या हो सकता है, अगर किडनी के पास जाकर ये रेडिएशंस कुछ अपना काम करे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी किडनी खराब हो जाएगी। लीवर के पास जाए तो लीवर खराब हो सकता है, स्टमक के पास जाए तो स्टमक खराब हो सकता है। तो गाइस ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के हार्मफुल इफेक्ट्स इन रेडिएशंस के हो सकते हैं। सो गाइस मैंने आपको क्या बताया कि गामा रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी वेवलेंथ कम होती है। ये हमारी स्किन में पेनिट्रेट होकर सेल्स को, टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन कर सकती है, जिसके बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं,
जैसे कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये बेसिकली फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन रेडिएशंस को रोकना है तो हमें बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मोटी कंक्रीट की वॉल्स बनानी पड़ेंगी, जैसे कि सीमेंट की वॉल्स होती हैं, इनसे ये पेनिट्रेट नहीं हो पाती और ऐसे हम लोग जो गामा रेडिएशंस हैं इनसे बच सकते हैं। इसीलिए गाइस जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी कंक्रीट वॉल्स बनाई जाती हैं और जो भी रिएक्शंस हैं वो किसके अंदर किए जाते हैं, मेटल के कंटेनर्स के। मेटल के कंटेनर से बीटा रेडिएशंस बाहर नहीं जाएंगी और गामा रेडिएशंस कंक्रीट वॉल से, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहा है उसकी हेल्थ पर, बॉडी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो गाइस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का मतलब क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ तब इफेक्ट करने वाली हैं जब ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। उसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से चीज़ों में पेनिट्रेट होकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेडिएशंस के बारे में देखा, अल्फ़ा, बीटा एंड द गामा। अल्फ़ा जो रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है जिसकी वजह से वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जो अल्फ़ा रेडिएशंस है इन्हें हम लोग आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं, एक पेपर से, क्लॉथ से आसानी से ये ब्लॉक हो जाती हैं। उसके बाद बीटा रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वेवलेंथ कम हो जाती है। जो बीटा रेडिएशंस है ये भी हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर कर सेल्स को, टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन हम लोग बीटा रेडिएशन से किसी भी ग्लास वॉल या फिर किसी भी मेटल की वॉल लगाकर उनसे बच सकते हैं। उसके बाद जो गामा रेडिएशंस होती हैं इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से गामा रेडिएशंस आसानी से हमारी बॉडी में पेनिट्रेट हो सकती हैं। अगर हमें गामा रेडिएशन से बचना है तो हमें हाई कंक्रीट, हैवी कंक्रीट वॉल्स बनानी पड़ेंगी सो दैट गामा रेडिएशंस बाहर ना आ पाएँ। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ये बेसिकली मेटल के कंटेनर्स के अंदर और हैवी कंक्रीट वॉल्स के अंदर ही किया जाता है। उसके बाद गाइस जो रेडियो एक्टिविटी है ये किसकी एग्जांपल है, फ्यूजन या फिर फिशन, फिशन की, जिसमें एक सब्सटेंस टूट टूट कर रेडिएशंस को रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो जाता है। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि जो रेडिएशंस है ये कहाँ कहाँ से एमिट होती हैं और किसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो जाता है। तो गाइस जो नेचुरल सोर्सेज है वो है बेसिकली कॉस्मिक रेडिएशंस जो कि यूनिवर्स से आ जाती हैं। तो गाइस जो हमारी अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर होता है ये बेसिकली हमें कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कॉस्मिक रेडिएशंस हमारी यूनिवर्स से, हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती है जिसके बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं और इसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद गाइस जो हमारा अर्थ है इसके क्रस्ट के अंदर भी बहुत तरह के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का टूटना जिसकी वजह से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस रिलीज हो जाती है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से हुए, जो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब जिनके खुद ब खुद टूटने से रेडिएशंस एमिट होंगी, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो गाइस हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलते कहाँ से हैं, अर्थ के अंदर से। तो ऑब्वियस है अर्थ के क्रस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एंड वहाँ से भी कुछ ना कुछ रेडिएशंस हमेशा रिलीज होती रहती हैं, क्योंकि गाइस जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये खुद ब खुद टूटते रहते हैं जिसकी वजह से रेडिएशंस रिलीज हो जाती हैं। क्योंकि ये रेडिएशंस हमारे अर्थ के अंदर से रिलीज हो रही हैं इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो गाइस कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, तो जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम हो सकता है, कार्बन 14 हो सकता है, ये है मेजर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो जाता है। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं मैन मेड कॉजेज कौन कौन से हैं। तो गाइस आपको पता होगा कि आजकल न्यूक्लियर एनर्जी भी बेसिकली प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो कोल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनका यूज़ है वो कम किया जा रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो गाइस इसमें किया क्या जाता है, जो भी हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, इनकी ब्रेकडाउन करवाई जाती है और इससे जो भी रेडिएशंस रिलीज होती हैं उसे बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो गाइस इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन तो कम होता है, लेकिन इसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ज़रूर हो जाता है। उसके बाद गाइस जब भी यूरेनियम माइनिंग की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि यूरेनियम से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है,
तो जब भी यूरेनियम को हम लोग अर्थ के क्रस्ट से निकालने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट हो जाती हैं, क्योंकि जब यूरेनियम हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी प्रेजेंट है उस टाइम भी वो बेसिकली रेडिएशंस को रिलीज़ कर रहा होगा, क्योंकि इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद रेडिएशंस रिलीज़ करती रहती हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जिसकी वजह से गाइस आपको पता होगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ पर सैंक्शंस लगे होते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर जो अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस हैं ये हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाती हैं तो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्स, टिश्यूज़, मेम्ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो गाइस जब न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं तो इस दौरान भी जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं ये रिलीज़ हो जाती हैं। उसके बाद यूरेनियम माइनिंग की जाती है, या फिर जब यूरेनियम को बेसिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है आफ्टर यूज़, उस टाइम पे बहुत तरह की रेडिएशंस रिलीज़ होती रहती हैं। क्योंकि गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है एक तो ये खुद ब खुद टूटते हैं, ऊपर से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें से रेडिएशंस निकलनी कभी भी ख़त्म नहीं होती। मतलब क्या हुआ, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये ख़त्म हो जाए और इनसे रेडिएशंस निकलनी बंद हो जाएं। मतलब अगर यूरेनियम को हमने फेंक दिया कि अब इसमें से ज़्यादा रेडिएशंस रिलीज़ नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ऐसा तो होगा नहीं कि यूरेनियम से रेडिएशंस नहीं रिलीज़ होंगी। तो यूरेनियम के डिस्पोजल के दौरान भी बहुत सारी रेडिएशंस रिलीज़ होती हैं, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो जाता है। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो गाइस एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, हमेशा इनमें से रेडिएशंस रिलीज़ होती रहती हैं। तो आखिर पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोलते किसको हैं? तो गाइस जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हाफ डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब अगर हमने 2 यूनिट्स ऑफ यूरेनियम लिया था, जब वो 1 यूनिट ऑफ यूरेनियम रह जाता है तो जितना उन दोनों में टाइम गैप होता है तो उसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मतलब अगर हमने 10 ग्राम ऑफ यूरेनियम लिया था और अभी 5 ग्राम ऑफ यूरेनियम बच गया है आफ्टर 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स उसका क्या हो गया है, पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसे बेसिकली हम लोग हाफ लाइफ पीरियड भी बोल सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हाफ वो ख़त्म हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम। उसके बाद इसे और क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो गाइस होता क्या है कि अगर 15 साल में 10 ग्राम ऑफ यूरेनियम से 5 ग्राम ऑफ यूरेनियम रह गया है तो अगले 15 साल बाद क्या होगा, 5 का हाफ रह जाएगा। मतलब अगर आज 10 यूनिट्स हैं तो 15 साल बाद कितना होगा, 5 यूनिट्स, और उसके 15 साल बाद कितना होगा, 2.5, उसके 15 साल बाद 1.25। मतलब क्या हुआ कि विद टाइम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इनकी रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाती है। जितनी रेडिएशंस, जिस स्पीड से रेडिएशंस इनमें से एमिट हो रही होती हैं वो बेसिकली हर लाइफ टाइम के साथ, हर हाफ लाइफ टाइम के साथ हाफ रह जाती हैं। मतलब 15 साल में बेसिकली उसको आधा ही ख़त्म होना है। जितना भी पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी है उसमें बेसिकली हाफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके हो जाएगा। उसके 15 साल बाद जितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे पास रह गया था उसका हाफ डिके हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, मान लीजिए किसी भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जैसे कि थोरियम, उसका जो पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, हाफ लाइफ टाइम है, वो बेसिकली 10 साल है। तो आज अगर वो 10 यूनिट्स प्रेजेंट है तो 10 साल बाद कितना होगा, 5 यूनिट्स। 20 साल, आज से 20 साल बाद कितना होगा, 2.5, और आज से 30 साल बाद कितना होगा, 1.25, और आज से 40 साल बाद कितना होगा गाइस, वो 0.625 यूनिट्स। मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस अगर आप 1 को 2 से डिवाइड भी करते जाते हैं फिर भी होता क्या है कि ये बेसिकली कभी भी ख़त्म नहीं होता, कुछ ना कुछ नंबर आपके पास ज़रूर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कभी भी रेडियो एक्टिविटी को नहीं छोड़ते। ठीक है ना गाइस, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी है उसे हम लोग कितना लेते हैं, हाफ लाइफ टाइम। मतलब जितने टाइम में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये हाफ डिके हो जाता है, उसका जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, स्पीड ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, वो हाफ रह जाती है। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो गाइस आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू एंजॉयड माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।